हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, आज अपने एथिक्स का जो हमारा पहला टॉपिक था, उसके आज हम दूसरे सब टॉपिक में पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है, ये नाम क्या है, जो मतलब है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ द एथिक्स। मतलब ये कि नैतिकता को प्रभावित करने वाले कारक किसी भी समाज का, किसी भी सोसाइटी का या फिर किसी भी इंडिविजुअल का जो नैतिकता है, जो उसका एथिकल साइड है, वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, उसको निर्धारित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उसको आज हम लोग देखेंगे। उसके बाद इसमें जो दूसरा टॉपिक हमारा होगा, वो होगा डायमेंशंस ऑफ द एथिक्स। तीसरा जो होगा वो होगा कि एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। जो तीसरा टॉपिक हम बता रहे हैं, तो इन सब टॉपिक्स पे आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये यूजफुल लग रहा हो तो आप अपने फेलो एक्सपीरियंस में जरूर इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके, ठीक है ना। चलिए देखिए, इथिक्स, नैतिकता, मतलब ये कि अगर आसान भाषा में नैतिकता को बताएं तो आप कितने सीधे साधे, कितने सज्जन पुरुष हैं या महिला हैं, ये डिपेंड करता है किन चीज़ों पे, ठीक है ना। ये कैसे डेवलप होता है, आप उसको कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, आपकी लाइफ में जो आपकी प्राइवेट लाइफ है, जो आपका पब्लिक लाइफ है, जो आपका प्रोफेशनल लाइफ है, उन सब चीज़ों में नैतिकता का क्या रोल है, और उन सब जगहों पे, उन सब चीज़ों में आप नैतिकता को किस तरह से अपने अंदर इनकलकेट करते हैं और उसको कैसे समाज के साथ इंटरेक्ट करते समय आप उसको यूज करते हैं, यही सब चीज़ें हम इसमें बात करेंगे। और यही कारण है कि जो नैतिकता है उसको जो डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स हैं, वो बहुत सारी चीजें हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली भगवान जी और आपका जो धर्म है, ठीक है ना, भगवान जी और धर्म, ये नैतिकता को डिफाइन करने में, आपका नैतिक डेवलपमेंट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि जब कुछ भी नहीं समझ में आता है तो लोग यही कह देते हैं कि भाई कम से कम भगवान से डर, ठीक है ना। कोई कुकर्म करने अगर कोई व्यक्ति जा रहा है और आप उसको मना कर रहे हैं बार बार, फिर भी वो नहीं मान रहा है, तो फाइनली आप यही कह देते हैं कि भाई भगवान से डर, ठीक है ना। या फिर आप ये कहते हैं कि भाई देख, तू इस धर्म से बिलोंग करता है और इस धर्म में ये चीज मना है, तो इसलिए मत करिए, ठीक है, नहीं तो तुमको दोजख मिलेगा। दोजख का मतलब नरक ही होता होगा शायद, ठीक है ना। तो नरक मिलेगा, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो नैतिकता है, अगर उसको हम ऐसे अनपढ़, जो जैसे इस तरह समझे, अनपढ़ जो सोसाइटी है वहां पे अगर हम बात करें, तो वहां की जो नैतिकता का डेवलपमेंट है, वो तो भगवान भरोसे है, भगवान के ऊपर है, भगवान को मान रहे हो तो ठीक है। आप पहले के जमाने में देख लीजिए, जब कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट ये सब सारी चीजें नहीं थी, इथिकल कमेटीज वगैरह नहीं थी, तब तो लोग ऐसा नहीं था कि एकदम जानवर ही थे, उनके अंदर भी नैतिकता थी। तो उस समय के जो लोग थे, उनका जो नैतिकता था, उनकी जो नैतिकता को कंट्रोल करता था, वो था गॉड एंड रिलीजन। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है, वो है ह्यूमन कॉन्शियंस एंड द इंट्यूशन। आपकी अंतर आत्मा, कॉन्साइंस का मतलब होता है आपकी अंतर आत्मा। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई काम करना चाहते हैं, आप वो करना चाहते हैं क्योंकि हो सकता है उससे आपके लिए कोई इकोनॉमिक कोई बेनिफिट हो, लेकिन आपकी अंतर आत्मा नहीं मानती है। आप ये मानते हैं कि यार बेचारा, ठीक है ना, ऐसे ही समझ लीजिए ना कि यार फला बेचारा, ये है वो है। तो आपकी अंतर आत्मा ही गवाही नहीं देती है कि मैं ये काम करूं। तो ऑब्वियसली आप कोई कुकर्म करने जा रहे थे, लेकिन आपकी अंतरात्मा ने कहा कि नो, नो मीन्स नो, नहीं करना है भाई, मत कर, ठीक है ना। तो आप जो है क्या हो गए, कुकर्म कर देते तो आप अनैतिक हो जाते, कुकर्म करने से बच गए तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, आप नैतिक हैं, ठीक है ना। तो आपका जो अंतर आत्मा है, कॉन्साइंस, वो भी आपके नैतिकता को कंट्रोल करता है, डिटरमाइन करता है। उसके बाद इंट्यूशन, इंट्यूशन का मतलब एक संक्षेप में इस तरह से समझ लीजिए कि किसी भी बात को बिना तर्क किए मान लेना, ठीक है ना। या फिर आपके जैसे को बोलते हैं ना, सिक्स सेंस की टाइप, सिक्स सेंस टाइप का आप समझ लीजिए कि नहीं यार ये गलत है और या फिर ये सही है, ठीक है ना। तो आप अगर अपना जो बिना तर्क के आप किसी भी चीज को मान लिए, या फिर आप अपने सिक्स सेंस से समझ गए कि नहीं ये फला व्यक्ति गलत है, इसके साथ नहीं रहना है, फला व्यक्ति गलत काम करने जा रहा है, इसके साथ नहीं काम करना है, ठीक है ना। तो आपका इंट्यूशन और आपका जो अंतर आत्मा है, सिक्स सेंस जो है और जो आपकी अंतर आत्मा है, ये भी आपके नैतिक बिहेवियर को डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है, ठीक है ना। उसके बाद कल्चर, इसको आप ऑब्वियसली समझ सकते हैं। दुनिया में बहुत तरह के कल्चर्स हैं, बहुत तरह के आप कह सकते हैं कि कल्चरल डेवलपमेंट्स है, कल्चरल रेल्स है। जो ज्योग्राफी ऑप्शनल है, वो एक उनका एक टॉपिक भी है, कल्चरल रेल्स,
ठीक है ना। तो अलग अलग कल्चर में जो इथिकल पैरामीटर्स होता है दोस्तों वो बदल जाता है। अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल लें कि हिंदू, ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम, ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन, इस तरह से आप एग्जांपल ले लीजिए। और यहाँ पे एक शादी का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है ना, शादी का एग्जांपल ले लीजिए। तो हिंदू में शादी करना एक पूरा फेनामेना है, एक प्रोसीजर है पूरा, ठीक है ना। पूरी रात जो है दो परिवार के लोग रात भर बैठे रहते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं, तब जाकर के शादी कंप्लीट होती है। वहीं मुस्लिम्स में अगर देख लीजिए तो इन कंपैरिजन हिंदू इनकी थोड़ी सी शॉर्ट होती है, थोड़ा सा छोटा होता है। लेकिन क्रिश्चियन का तो आप समझ ही सकते हैं कि यहीं तक सीमित होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए कि अब इनके कल्चर में ये इथिकल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही काम अगर आप यहाँ पे करने लगेंगे तो जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है वो बुरा मान जाएगी, मतलब वो आपको अनैतिक घोषित कर देगी। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका कल्चर है, जो आपका कल्चरल ब्रिंगिंग अप है, कल्चरल जो बैकग्राउंड है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके एथिकल डेवलपमेंट में, ठीक है ना। उसके बाद सोसाइटी ऑब्वियसली, जैसे कि हमने इसके पहले पढ़ा था कि नॉर्म्स जो होते हैं, ठीक है ना, नॉर्म्स आपकी सोसाइटी के द्वारा दिया गया एक गाइडलाइंस होता है। और सोसाइटी हमेशा ऐसे गाइडलाइंस देती रहती है जो कि आपके बिहेवियर और आपके एक्शंस को कंट्रोल करता रहता है, ठीक है ना। तो सोसाइटी अपने आप में ही एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है आपके नैतिकता का। तो सोसाइटी भी आपके क्या क्या कह सकते हैं, इथिकल डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला है फैमिली, टीचर एंड लाइफ एक्सपीरियंस। फैमिली अगर आपकी बदमाश है, ठीक है ना, तो आप नैतिक नहीं हो पाएंगे। अगर उस फैमिली में हमेशा यही बातें हो रही है कि इसको मार दो, उसको मार दो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा है वैसा है, तो आपकी जो अपब्रिंगिंग है वो भी उसी तरह की होगी ना। लेकिन अगर फैमिली आपकी सज्जन है तो आप भी नैतिक रास्ते पर चलेंगे, नैतिकता को ही अपनाएंगे। उसके बाद टीचर। टीचर दो तरह के हो सकते हैं। एक टीचर ऐसे हो सकते हैं कि जो आपको हमेशा मार काट सिखाएं, ठीक है ना, हमेशा कहें कि अब तुम ही हो जो दुनिया को बचा सकते हो और तुम इसके लिए तुम्हें मरना पड़ेगा, ठीक है ना, या फिर इसके लिए तुम्हें फला आदमी को मारना पड़ेगा, जैसे आप टेररिस्ट गुरुओं को देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक दूसरे टीचर हैं जो आपको सिखाते हैं कि बेटा ये गलत है, ये सही है, ठीक है ना, आपको ऐसे आचरण करने चाहिए, आपको ऐसे रोल प्ले करने चाहिए सोसाइटी में, बड़ों का इज्जत करनी चाहिए, ये वो ताम झाम, ठीक है ना। तो टीचर भी आपके इथिकल डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद जो आपका खुद का एक्सपीरियंस है कि कभी आपने कुछ जाने अनजाने में कुछ गलत काम कर दिया, ठीक है ना, बाद में आपको पता चला कि ये गलत काम था। ये अलग कंडीशन है कि सपोज दैट आपने गलत काम किया लेकिन आपको सजा नहीं मिली कोई, लेकिन बाद में आपको रियलाइज हुआ कि ये गलत काम है, ये हमारे लिए भी गलत था और हमारे फैमिली के लिए भी गलत था, हमारी सोसाइटी के लिए भी गलत था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी गलत था। तो आप बाद में ये सोचेंगे कि अब ये काम नहीं करना है, ठीक है ना। या फिर कुछ ऐसा काम है जो कि आप जैसे जैसे आपकी लाइफ बढ़ती जाती है, आप एक्सपीरियंस लेते रहते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि हमको इस दिशा में काम करना है और हमको ये कार्य को, इस कार्य को आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। तो आपका जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो भी आपका जो एथिकल डेवलपमेंट है उसमें काफी अच्छा रोल प्ले करता है। उसके बाद कानून, ऑब्वियसली कानून के डंडे से डरना पड़ता है। कानून के डंडे से अगर आप ना डरें या फिर कानून अगर सोसाइटी में ना हो तो कोई भी एथिक्स की बात ही नहीं करेगा, सब मार काट झगड़ा लड़ाई कुकर्म में लगे रहेंगे। उसके बाद लीडरशिप, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपकी सोसाइटी का जो लीडरशिप है, यहाँ पे आप बहुत बड़ा एग्जाम्पल, आप प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर तक मत जाइए। आपकी सोसाइटी में या फिर आपकी फैमिली में जो लीडर है, मतलब लीडर इन द सेंस कि जो मेन व्यक्ति है आपकी फैमिली में, उसका एथिकल कैरेक्टर क्या है, वह कितना नैतिक है, कितना अनैतिक है, इस बात का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है आपके एथिकल अपब्रिंगिंग में, आपके एथिकल डेवलपमेंट में। उसके बाद तरह तरह की फिलॉसफीज हैं, ठीक है ना, गीता है, कुरान है, उसके बाद जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है। तो तरह तरह की फिलॉसफीज हैं जो कि आपको समय समय पर बताती रहती हैं कि यस ऐसा नहीं करना चाहिए, या ऐसा करने से आपको पाप मिलेगा, ऐसा करने से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो फिलॉसफीज, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मॉडर्न फिलॉसफी आप कह सकते हैं, जो कि लीगल फिलॉसफी आप कह सकते हैं, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। बार बार ये कहा जाता है कि भाई ये तो संविधान में लिखा है, हम ऐसा कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो भी एक फैक्टर है कि आपका जो नैतिक डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन पे भी डिपेंड करता है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का है। नॉर्थ कोरिया का कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए,
ठीक है ना, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए, कंपेरिजन कर लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का कितना बड़ा रोल होता है एथिकल डेवलपमेंट में। उसके बाद अगर हम डायमेंशंस की बात करें दोस्तों, तो इसके पहले भी लेक्चर्स में हमने थोड़ा थोड़ा देखा था कि मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स और अप्लाइड एथिक्स, तीन तरह के इसके ब्रांचेज हैं, आप कह सकते हैं कि डायमेंशन या ब्रांचेज कह सकते हैं। तो हमने बात भी की थी कि इन सब चीज़ों तीनों में क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ेंगे नॉर्मेटिव एथिक्स में, जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि इसमें हम बाद में देखेंगे अच्छे से। तो फिर आपका एक आज बहुत बड़ा पोर्शन यहाँ पे बहुत छोटे ड्यूरेशन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग जो फिलॉसफी वाला पार्ट होता है, यहाँ पे लोग बहुत लंबी लंबी क्लासेस दे देते हैं। तो एकदम सिंपल एक एक वर्ड में हम इसको, एक एक लाइन में इसको देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ से ये जो आपका टॉपिक है, यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो आप कैसे इसको डील करेंगे। ठीक है ना, देखिए इस तरह से कभी नहीं पूछेगा कि आप डायमेंशन से बता दीजिए एथिक्स के। हालांकि अगर मान लीजिए यूपी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो आप पूछ लिया तो आपके लिए ये मसाला ही है, आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन जो बीच में से कुटका निकाल करके क्वेश्चन पूछता है पुटुक से, तो वो वाला क्वेश्चन आप जो है यहाँ से आराम से कर लेंगे। ठीक है ना, देखिए जैसे जो मेटा एथिक्स है, हमने पहले ही बताया था कि ये डिफरेंट टाइप्स के जो इथिकल चीजें हैं ना, जो डिफरेंट टाइप्स के इथिकल नॉर्म्स हैं, आप कह सकते हैं इथिकल सब्जेक्ट्स हैं, उसको डिफाइन करने की कोशिश करता है। जैसे देखिए, इट डील्स विद द नेचर ऑफ मोरल जजमेंट, डज नॉट आंसर द क्वेश्चन ऑफ राइट और रॉन्ग। ये नहीं बताता है कि क्या गलत है क्या सही है, यह सिर्फ जो मोरल जजमेंट के पैरामीटर्स हैं उसको डिफाइन करने की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, यह डिफाइन करने की बात करता है कि इथिक्स क्या है। ठीक है ना, यह कभी नहीं ये बताता है कि ये एक्शन इथिकल है या नहीं। ठीक है ना, ये डिफाइन करता है कि जस्टिस क्या है। ठीक है ना, जस्टिस क्या होना चाहिए। यह कभी नहीं डिफाइन करता कि कोई अगर मान लीजिए जजमेंट आया वो है सही है, राइट है या रॉन्ग है, ये ऐसा नहीं बताएगा। ये सिर्फ ऐसा बताएगा कि जस्टिस क्या होता है या फिर जस्टिस क्या होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये केवल डिफाइन करता है, इसका जो दायरा है वो डेफिनेशन तक सीमित है। ये जजमेंट पास नहीं करता कि कोई भी एक्शन गलत है या सही है। जो एक्शन गलत है या सही है उसको बताने का काम नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर किया जाता है, और यही कारण है कि इसको लिटमस टेस्ट ऑफ द प्रॉपर बिहेवियर बोलते हैं। मतलब ये कि आपका बिहेवियर गलत है या सही है वह बताया जाएगा नॉर्मेटिव एथिक्स में। यहाँ पे केवल डिफाइन किया जाएगा और यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है ना, it attempts to develop a set of rules governing human conduct or a set of norms for the action। मतलब ये कि अब देखिए, कोई भी व्यक्ति तभी बता पाएगा कि कोई भी एक्शन गलत है या सही है जब वह व्यक्ति उस एक्शन के पहले जो ह्यूमन कंडक्ट है उसके लिए दिया गया जो रूल्स है, जो नॉर्म्स है, उसको वो जान रहा है। तब वो बता पाएगा कि आप जो है रूल ब्रेक किए हैं, आपको इस तरह से कार्य नहीं करना चाहिए था इसलिए यह गलत है, या फिर इसका आउटकम गड़बड़ है इसलिए यह काम गलत है। ठीक है ना, तो यह क्या करता है कि यह एक गवर्निंग रूल्स डेवलप करता है। ठीक है ना, या फिर एक नॉर्म सेट करता है, एक जो है हद आपको बताता है कि आपको इस हद में रह के काम करना है या फिर आपको इस तरह से काम करना है। तभी जो है आपका क्या है कि आप इसमें बता पाएंगे कि आपका एक्शन सही था या गलत था। और यही कारण है कि यहीं पे दोस्तों इसी की वजह से विभिन्न प्रकार की एथिक्स में आइडियोलॉजीज आती हैं और विभिन्न प्रकार के अप्रोच आते हैं। ठीक है ना, तो एक एक करके हम अप्रोच देखेंगे और यहीं पे दोस्तों हम एग्जाम्पल देते जाएंगे, ताकि कभी कभी डायरेक्ट पूछता है तो आप उस एग्जाम्पल से, अगर मान लीजिए कोई डायरेक्ट कुछ पूछ लिया तो आप उसको यहाँ से कनेक्ट करके लिख लेंगे। अभी आगे हम बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, कॉन्सिक्वेंशियल अप्रोच ऑफ द एथिक्स यह कहता है कि एथिक्स ऑफ एन एक्शन इज डिटरमाइंड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, रिजल्ट्स और आउटकम्स। मतलब ये कॉन्सिक्वेंस मतलब उसका जो रिजल्ट है, उसका जो आउटकम है वह कैसा है। मतलब आपने कोई एक्शन लिया, कोई आपने डिसीजन लिया, ठीक है ना, उसका जो रिजल्ट है, आप कह सकते हैं जो परिणाम है, वह परिणाम कैसा है। क्या ये परिणाम लोगों के भलाई के लिए है, क्या यह परिणाम ज्यादा से ज्यादा लोगों का ज्यादा से ज्यादा भलाई करता है। ठीक है ना, क्या यह परिणाम लोगों को हानि पहुंचाता है। ठीक है ना, तो जो परिणाम है वह बताएगा कि आपका जो एक्शन था वह एथिकल था कि नहीं। यदि आपका जो परिणाम है वह लोगों की भलाई के लिए था, ज्यादातर लोग उससे बेनिफिटेड हुए, तो आपको माना जाएगा कि आपका जो एक्शन था वो था एथिकल। ठीक है ना,
उसके बाद अगर मान लीजिए आपका एक्शन लोगों को हानि पहुंचा रहा है तो यह माना जाएगा कि आपका जो एक्शन था वो था अनइथिकल, ठीक है ना। अब अगर इस कॉन्सिक्वेंशियल अप्रोच में हम जो फिलॉसफी है उसको अगर हम बात करें तो देखिए, एक फिलॉसफी है हेडोनिज्म और दूसरा फिलॉसफी है यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों पूछ लिया कि ये क्या होते हैं तो आप आसानी से लिख लेंगे दोस्तों, इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होगी। अगर हेडोनिज्म पूछता है और या फिर यूटिलिटेरियनिज्म पूछता है, हालांकि इसको हम थोड़ा सा और ब्रॉड करके जो हमारा सेकंड पार्ट है सिलेबस का वहां पे भी हम देखेंगे, तो आप बहुत आसानी से लिख देंगे कि इन दोनों का तो लगभग एक ही मतलब है कि आउटकम अगर आपका एथिकल है तो आपका एक्शन भी एथिकल है और आप भी एथिकल है। दैट्स एनफ, ठीक है ना। इज वन फॉर्म ऑफ दिस अप्रोच, तो इसका ये एग्जांपल है। दस द एक्शन विच मैक्सिमाइज प्लीजर आर वेलफेयर एंड मिनिमाइज पेन आर सफरिंग इज एथिकल। आपका ऐसे सारे एक्शंस, आपकी ऐसे सारे डिसीजंस जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुख प्रदान करे, लोगों का ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर करे, भलाई करे और उनके दुख और दर्द को कम करे, तो ऐसा एक्शन माना जाएगा कि आपका जो है एथिकल एक्शन था, ठीक है ना। ये पहला अप्रोच था नॉर्मेटिव एथिक्स में। दूसरा अप्रोच है डियोंटोलॉजिकल अप्रोच। इसमें कहा जाता है कि एथिक्स इज बेस्ड ऑन द एक्शन, उसका एकदम जस्ट अपोजिट है, ठीक है ना। गांधी जी भी लगभग इसी पे विश्वास करते थे। इसमें यह कहा जाता है कि नॉट द आउटकम ऑफ द एक्शन, आउटकम क्या है डजेंट मैटर, आउटकम तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन आप क्या माध्यम चुन रहे हैं, ठीक है ना, आप एक्शन क्या ले रहे हैं, यही डिफाइन करेगा कि आपका जो एक्शन है वह एथिकल है या नहीं है, ठीक है ना। आपका जो गतिविधि है, आपका जो डिसीजन है, आपका जो एक्शन है, वही बता देगा कि आप जो है एथिकल हो कि नहीं हो, ठीक है ना। सिंपली मीन्स जस्टिफाई द एंड्स, मतलब ये साधन ही बताएगा कि साध्य क्या है, साधन ही बताएगा कि साध्य आपका एथिकल है या नहीं है। एकदम जस्ट अपोजिट है आपके कंसिक्वेंशियल, जो आप इसके पहले अप्रोच देखे उसका जस्ट अपोजिट है। और इसके जो क्या कह सकते हैं, आपकी जो इसका जो मतलब कुल मिला के कांट की थ्योरी लगभग यही कहती है और गांधी जी भी लगभग इसी पे चलते थे, ठीक है ना। उसके बाद अगला है वर्च्यू एथिक्स और वर्च्यू अप्रोच, ठीक है ना। ये आपका जो है अगला अप्रोच है, तीसरा अप्रोच है। और इसमें इसके जो यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हैं अरिस्टोटल का, ठीक है ना। अरस्तु का जो अप्रोच था वो लगभग यही था, वो यही मानते थे। इसमें कहा जाता है इट इज द पर्सन रेदर देन द एक्शन। अभी तक हम बात किए पहले अप्रोच में कि आपका जो आउटकम है वो डिटरमाइन करेगा। दूसरे अप्रोच में आउटकम गया तेल लेने, एक्शन आपका जो है वो डिटरमाइन करेगा, ठीक है ना। तीसरे अप्रोच में हम ये कह रहे हैं आउटकम को भी हटाओ, एक्शन को भी हटाओ, जो व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल है, जो एक्शन लेने के लिए तैयार है, वह उसका वर्च्यू कैसा है, उसके गुणधर्म क्या है, वो डिटरमाइन करेगा कि एक्शन एथिकल था या नहीं था, ठीक है ना। मतलब ये इसका कहने का सेंस ये है कि अगर कोई चरित्रवान व्यक्ति है, ठीक है ना, तो उसके सारे एक्शंस एथिकल होंगे, ठीक है ना। यही इसका एक सिंपल सा सार है। इट फोकसेस ऑन द इनहेरेंट कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन रेदर देन ऑन द नेचर और consequence ऑफ स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म। मतलब ये जो व्यक्ति है उसके चरित्र पे डिपेंड करता है कि उसका एक्शन एथिकल है या नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच ए वर्चुअस पर्सन ऑलवेज डज थिंग्स राइट। मतलब ये एक चरित्रवान व्यक्ति हमेशा जो भी कार्य करेगा वो क्या करेगा, एथिकल कार्य ही करेगा, नैतिक कार्य ही करेगा। इसलिए टू बिल्ड ए गुड सोसाइटी पीपल शुड बी हेल्प्ड टू बी वर्चुअस पीपल। मतलब ये कि अगर इस तरह से हम एक अच्छी सोसाइटी बनाना चाहते हैं, एक अच्छा समाज बनाना चाहते हैं, तो समाज के हर व्यक्ति को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए ताकि उस समाज का हर व्यक्ति वर्चुअस हो सके, चरित्रवान बन सके, ठीक है ना। तो मतलब कुल मिला के ये जो अप्रोच है ना, ये बहुत ही ज्यादा फिलोसफिकल है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वाला सबसे ज्यादा पसंद है इस सारे अप्रोचेज में। लेकिन यहाँ पे ना ये इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, यहाँ पे गलतियां करने का भी स्कोप बहुत ज्यादा है, हालांकि सुधार के भी स्कोप बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका जो सेंस है दोस्तों वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है। इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा नहीं मानता कि मतलब कि इस तरह से
अब कोई व्यक्ति चरित्रवान है या नहीं है, इसको कौन डिफाइन करेगा, ठीक है ना। उसके चरित्र को कौन सर्टिफिकेट देगा कि यह व्यक्ति सर्टिफाइड चरित्रवान व्यक्ति है, ये जो भी कार्य करेगा हमेशा सच ही करेगा। पता चला कि जो व्यक्ति सर्टिफिकेट दे रहा है वो खुद ही अनैतिक है, ठीक है ना, वो खुद ही कुकर्मी है, तो वो एक कुकर्मी को दे दिया चरित्रवान का सर्टिफिकेट। तो ये बहुत ब्रॉड है। ये मतलब आप सिंपल सी बात है, आप डिफाइन कैसे करोगे भाई कि ये चरित्रवान व्यक्ति है? गलतियां तो हर कोई करता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मुझे बहुत ब्रॉड लगता है जो अरिस्टोटल का फिलॉसफी है। इसमें जैसे वर्च्यूज की अगर हम बात करें तो कोई अगर मान लीजिए जस्टिस वाला व्यक्ति है, फोर्टिट्यूड वाला, टेम्परेंस वाला व्यक्ति है, सेल्फ केयर की बात करता है, फिडेलिटी की बात करता है, तो ये सब उसके पैरामीटर्स हैं। अगर ये सब पैरामीटर्स है उसके अंदर तो वो जो है चरित्रवान है। लेकिन थोड़ा सा ये टफ है यहाँ पे बताना है कि कौन सा व्यक्ति चरित्रवान है। उसके बाद जो अगला अप्रोच है वो है कंटेक्चुअलिस्ट अप्रोच। इसमें कहा जाता है कि राइट एंड रॉन्ग डिपेंड अपॉन द सिचुएशन एज देयर आर नो यूनिवर्सल मोरल रूल्स आर द राइट्स। मैं तो भाई इसी को मानता हूँ। मतलब ये कि जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, वह डिफाइन करेगा कि आपका एक्शन एथिकल था कि नहीं था। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए आपको झूठ बोलना पड़ गया, तो क्या आप अनएथिकल हैं? मैं नहीं मानता। अगर आपके एक झूठ से किसी की जान बच जा रही है तो आप एथिकल काम किए हैं। लेकिन आम समय में, नॉर्मल टाइम में अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आप मेरे नज़र में अनएथिकल है। तो कंटेक्चुअल अप्रोच का मतलब ये है कि जो एथिकलिटी है, जो आप कह सकते हैं कि मोरलिटी है, जो नैतिकता है, ये सब जो है समय और परिस्थिति का खेल है। समय और परिस्थिति जो आपको अलाउ करे आप वो उस तरह से कार्य करो। हर समय में आप अपने आप को नैतिक बनाए रखने का प्रयास करो। अगर कहीं पे झूठ बोलने से फायदा हो रहा है तो आप झूठ बोल दीजिए, लेकिन अगर कहीं झूठ बोलने से नुकसान हो रहा है खुद का या दूसरे का तो आप जो है झूठ ना बोले, ठीक है ना। ये एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के आप समझ सकते हैं। मुझे तो यही वाली फिलॉसफी एकदम सीधी साधी लगी, ठीक है ना। अगला है और महान अप्रोच है सुपर नेचुरलिस्ट अप्रोच। मतलब ये कि ethics is attributed to the god, that is only source of moral rule is god, whatever the god says is ethical। भगवान ने जो कहा वही ethical है। अब समस्या ये है कि अगर भगवान ने कहा तो उसको सुना किसने, ठीक है ना। और अगर वो सुना तो कैसे सुना, कब सुना, कहाँ सुना, और सुनने के बाद वह अगर यह कहा कि उसमें अगर थोड़ा सा भी अल्टर कर दिया, जहाँ पे उसको डू लगाना था केवल उसने डू नॉट लगा दिया, तो हो गया लेना के देना, ठीक है ना। यहाँ ये जो जितने स्पिरिचुअल गुरु हैं ना, ये उनकी फिलॉसफी है, ये उनका अप्रोच है। भगवान ने जो कहा है वो सही है भाई। भगवान ने कहा कब आपसे, भगवान ने आपको कहते हुए देखा कब, और भगवान ने हमसे क्यों नहीं कहा, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये तो इसको तो मैं नहीं मानता, क्योंकि जो चीजें लिखी गई हैं, चाहे आप किसी भी धर्म का जो बुक है आप उसको लेके देख लीजिए, चाहे वो गीता है, भागवत है, रामायण है, कुरान है, या फिर जो अदर होली बुक्स हैं, बाइबल वगैरह है, तो उसमें जो भी सारी चीजें लिखी गई हैं, अगर उसको हम सोचें कि ये भगवान ने कहा है, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम ये है कि सबके पास उसकी पहुंच नहीं है, और उसको जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, पढ़ते हैं, अपने हिसाब से समझते हैं, फिर अपने हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं। समझते कुछ है, लिखा कुछ होता है, बताते कुछ और है, ठीक है ना। तो इस तरह से तो ये अप्रोच जो है काफी ज्यादा भयंकर है ना। तो ये सारे हो गए अप्रोचेस। अभी जो हमारा तीसरा ब्रांच था, तीसरा जो डायमेंशन था एथिक्स का, वो था अप्लाइड एथिक्स। यह क्या करता है, इट अटेम्प्ट्स टू अप्लाई एथिकल थ्योरी टू रियल लाइफ सिचुएशंस। मतलब ये कि जितने भी एथिकल फिलॉसफीज दी गई हैं, जितने भी एथिक्स में थ्योरीज दी गई हैं, उन सब थ्योरीज को यह नॉर्मल आपके डे टू डे लाइफ में होने वाली घटनाओं पर लागू करके देखता है कि कोई व्यक्ति या कोई प्रैक्टिस, कोई चीज, कोई डिसीजन, कोई जस्टिस एथिकल है या नहीं है। ज्यादातर यह कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पे ध्यान देता है, जैसे कि वार। मतलब ये कि अप्लाइड एथिक्स में यह डिफाइन करने की कोशिश किया जाता है कि क्या वार, युद्ध करना एथिकल है, नैतिक है या नहीं है। ये बहुत बड़ा डिबेट का पार्ट है दोस्तों। इसमें कई डायमेंशंस पे हमको बात करनी होती है। सबसे पहली बात तो यही कि क्या वार करना जरूरी है, या फिर वार में जो हथियार यूज हो रहे हैं उसको यूज करना जरूरी है, या फिर वार में जो लोग मारे जा रहे हैं उनके एथिक्स का
उनके इथिक्स का क्या करना है, उनके ह्यूमन राइट्स का क्या करना है, या फिर जो रिफ्यूजीज हैं उनका क्या किया जाए। तो बहुत सारे इथिकल इश्यूज आते हैं एक वार से निकल करके। हालांकि एक कॉमन पीपल के सेंस में अगर बात करें तो हर एक देश को किसी भी सिचुएशन में वार करने के लिए तैयार होना चाहिए, हर कोई मानता है। लेकिन जो इसका इथिकल साइड है उसको अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जिसको यूज करना अनइथिकल है। लेकिन उसके साथ साथ जो वार में मारे जा रहे हैं बेचारे, उनका क्या, फिर उसके बाद जो रिफ्यूजीज हैं उनका क्या, ये सब सारी चीजें डील करता है अप्लाइड एथिक्स। उसके बाद एनिमल राइट्स की बात करता है, कैपिटल पनिशमेंट की भी बात करता है। ये कैपिटल पनिशमेंट को ये बताने की कोशिश करता है कि आपको मौत की सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, मौत की सजा कहाँ तक इथिकल है, कहाँ तक अनइथिकल है, ठीक है ना। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो पब्लिक पॉलिसीज बनती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा जो पब्लिक पॉलिसीज बनती हैं, उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और उसका जो लोकल पीपल है उनका जो इंडिविजुअल ह्यूमन राइट है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इन सब चीज़ों को वो कंसीडर करके बताते हैं कि जो पब्लिक पॉलिसी थी वह इथिकल थी या नहीं थी, या फिर इथिकल है या नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें इंजीनियरिंग एथिक्स है। जैसे कि अब कोई इंजीनियरिंग करके आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिससे सोसाइटी को फायदा भी हो रहा है लेकिन नुकसान भी हो रहा है, तो उस समय ये जो अप्लाइड एथिक्स है उसको लगा करके यहाँ पे देखा जाएगा कि जो भी इंजीनियरिंग टूल्स बनाए जा रहे हैं, जो भी नए चीजें मशीन्स वगैरह आ रही हैं, वह कहाँ तक इथिकल है, कहाँ तक अनइथिकल है। बायो इथिक्स की आप बात कर सकते हैं। सरोगेसी यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए कि सरोगेसी इथिकल है कि नहीं इथिकल है। या फिर जो टर्मिनेशन होता है, जो बेबी का टर्मिनेशन करवा देते हैं, प्रेगनेंसी का एबॉर्शन होता है, वो सब कहाँ तक इथिकल है, कहाँ तक अनइथिकल है। जियो इथिक्स है, या फिर पब्लिक सर्विस इथिक्स है, बिजनेस इथिक्स है। ये सब सारी चीजें क्या करता है, जो अप्लाइड इथिक्स है वो यहाँ पे कार्य करता है। यहाँ पे हम थोड़ा दो तीन छोटे छोटे डेफिनेशन इस तरह से देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे, जहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लीजिए कि एक इन्वायरमेंट एथिक्स है। इन्वायरमेंटल एथिक्स क्या कहता है? इन्वायरमेंटल एथिक्स एक एथिक्स का ब्रांच है दैट डील्स विद द रिलेशन ऑफ ह्यूमन एक्शंस विथ द नेचुरल इन्वायरमेंट। लोगों का, आदमी का एक्शन इन्वायरमेंट पे किस तरह से असर डाल रहा है, इसके बारे में जो ब्रांच बात करती है एथिक्स की, उसको हम इन्वायरमेंटल एथिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। इन्वायरमेंटल एथिक्स में इन्वायरमेंट को भी सोसाइटी का ही एक पार्ट माना जाता है, और एथिक्स हमेशा इस बात पे जोर देता है कि सोसाइटी में जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबको एक साथ लेकर के चलना चाहिए, और सबके डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, सबके हैप्पीनेस की बात करनी चाहिए, ठीक है ना। तो इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंटल एथिक्स में सोसाइटी का ही एक पार्ट है। इट इज अबाउट इन्वायरमेंटल वैल्यूज and the societal attitudes related to protecting and sustaining biodiversity and ecological system। इन्वायरमेंटल वैल्यूज और जो सोसाइटी का एटीट्यूड है इन्वायरमेंट की तरफ उसके बारे में ये बात करता है। अगर हम इन्वायरमेंटल एथिक्स के प्रिंसिपल या वैल्यूज की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू इसकी है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि आज जो हमारे पास इन्वायरमेंट है, जो आज का इन्वायरमेंट हमें जिंदा रखने के लिए सफिशियंट है, सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है, वह नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी रहना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, वो है सस्टेनेबिलिटी। उसके बाद दूसरा को एग्जिस्टेंस, मतलब जियो और जीने दो। आप ह्यूमन है तो आपकी जितनी आवश्यकताएं हैं आप इन्वायरमेंट से लीजिए, लेकिन बदले में आप इन्वायरमेंट को लौटा भी दीजिए, वापस भी कर दीजिए, रिटर्न भी करिए, ताकि जो इन्वायरमेंट है वो आने वाले समय में एक तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी वही सर्विस प्रोवाइड करे, और दूसरा आप भी विकास के रास्ते पर चलिए, आप भी अपना डेवलपमेंट करिए, और जो इन्वायरमेंट है उसको भी डेवलप करते रहिए। तो एग्जिस्टेंस इसका दूसरा प्रिंसिपल है। उसके बाद इन्वायरमेंट सेंट्रिक डेवलपमेंट, कभी भी केवल अंधाधुंध विकास के नाम पर आप जो है इन्वायरमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। कलेक्टिविज्म एज वेल एज द इंडिविजुअलिज्म, मतलब ये कि कलेक्टिवली भी आप एक दूसरे के साथ रहिए, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ रहिए, एक दूसरे के विकास में सहायता करिए, और इंडिविजुअल रूप से भी आप जो है एक दूसरे को फ्रीडम भी दीजिए ताकि वो भी अपना विकास कर सके। उसके बाद होलिस्टिकनेस, मतलब ये कि ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट एक साथ सबके विकास की बात करनी चाहिए। तो उम्मीद है कि अप्लाइड एथिक्स क्या है, उसके बाद इन्वायरमेंटल एथिक्स क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा।
अगला है बिजनेस एथिक्स, मतलब ये आसान भाषा में, आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई ट्रेड कर रहे हैं, आप कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो वहां पे क्या क्या एथिक्स, क्या क्या एथिकल एक्शंस हैं जो आपको करने चाहिए। सबसे पहले तो ये कि आप कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ही मत बनाइए जिसका जो आउटकम है, जिसका जो रिजल्ट है वो समाज के लिए ठीक ना हो। आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का डेवलप करिए जो कि समाज की भलाई के लिए हो। उसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉई हैं उनका भी आप अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है ना। उसके साथ साथ जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को कुछ इस तरह से बनाइए कि जो समाज की भलाई के लिए हो, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो इट रिप्रेजेंट्स ए सेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स दैट आर अप्लाइड इन बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है ना। जैसा कि बिजनेस एनवायरनमेंट में अप्लाई होने वाले हम कुछ प्रिंसिपल्स बनाते हैं। इट इज अप्लीकेबल टू ऑल एक्टिविटीज एंड ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये उस ऑर्गेनाइजेशन के सभी गतिविधियों पर और सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। द कोड ऑफ कंडक्ट टू गाइड द एक्शंस ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी व्यक्ति उसमें एम्प्लॉयड हैं, जो वहां पे नौकरी कर रहे हैं, सबके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे डेवलप किया जाता है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस है वो इथिकली कंडक्ट हो सके। अगर हम यहाँ पे एथिक्स की बात करें बिजनेस में, तो दो तरह से आप देख सकते हैं कि एक तो ये नैतिकता किसके लिए, कंज्यूमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के प्रति किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्या नैतिक एक्शंस हो सकते हैं। उसमें सबसे पहले ये कि मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स, हेल्थ एंड सेफ्टी। आपका जो प्रोडक्ट है वह एक स्टैंडर्ड पे बनना चाहिए जो कि जो कंज्यूमर है उसके स्वास्थ्य पे कोई उसका निगेटिव असर ना पड़े। उसके साथ साथ रियल एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का काम है, जो रियल उसका आप कह सकते हैं कि जो रियल उसका फंक्शन है वही दिखाइए। ये नहीं कि आप जो है डीओ लगा करके एक गर्ल्स हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं और गर्ल्स हॉस्टल की सारी लड़कियां आपकी तरफ दौड़ती भागती चली आई, क्यों? क्योंकि आपने ये डीओ लगाया है। तो ये क्या सही एडवर्टीजमेंट है? बहुत सही किया था एक व्यक्ति ने, ये वाला डीओ लगाया, गर्ल्स हॉस्टल की तरफ से गया और एक भी लड़की उसकी तरफ भागी नहीं। वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि ये डीओ काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा क्यों है, तो उसने कहा, बताया उसने कि मैं ये डीओ लगा के गर्ल्स हॉस्टल की तरफ गया लेकिन कोई लड़की आई नहीं, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस एडवर्टीजमेंट को स्ट्रक डाउन कर दिया, कहा कि ये एडवर्टीजमेंट आपका भ्रामक है, लोगों के अंदर गलत फहमियां पैदा कर रहा है, इसलिए आप ये एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आप जो भी प्रोडक्ट बनाइए उसका रियल एडवर्टीजमेंट बताइए, उसका रियल एडवर्टीजमेंट दीजिए, उसके रियल फंक्शंस बताइए ताकि मिस अंडरस्टैंडिंग ना हो, किसी को आप मिसलीड मत करिए, ठीक है ना। उसके बाद नॉट अंडरटेकिंग सेल ऑफ इलीगल गुड्स, जो सामान, जो चीजें इलीगल हैं, ठीक है ना, अवैध हैं, आप उसका व्यापार तो बिल्कुल मत करिए। उसके बाद जो बिजनेस एथिक्स है विथ रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉइज, जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए आपका एथिकल एक्शंस क्या होने चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी बेस पर आप किसी भी एम्प्लॉई को आप डिस्क्रिमिनेट मत करिए, भेदभाव नहीं करिए, ठीक है ना। जिसके जो वैल्यूज हैं, जिसकी जितनी मेरिट है, मेरिट बेस्ड आप जो है काम करिए। मेरिट बेस्ड आप उनको पैसा दे सकते हैं, मेरिट बेस्ड आप उनको प्रमोशन दे सकते हैं, लेकिन किसी केवल जाति, धर्म, किसी सोसाइटी, किसी कल्चर के बेस पे आप जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। उसके बाद पे कमेंसुरेट टू दियर एफर्ट्स, उनके जो एफर्ट लगा रहे हैं, जो मेहनत लगा रहे हैं, उसका सही दाम दीजिए उनको, ठीक है ना। उनका जो कह सकते हैं जो पारिश्रमिक है, आप उसका सही पारिश्रमिक दीजिए। ऐसा नहीं कि आपके पास लेबर बहुत ज्यादा है, लेबर की कमी नहीं है, तो जिस कार्य के लिए आपको 100 रुपया देना चाहिए, लेबर ज्यादा होने की वजह से आप उनको 50 रुपया ही दे रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। अगर उनका काम 100 रुपए के लायक है तो आप उनको 100 रुपया ही दीजिए, मार्केट में लेबर की अवेलेबिलिटी चाहे जितनी भी हो, ठीक है ना। बिजनेस से ही रिलेटेड एक अलग कॉन्सेप्ट है एथिकल मैनेजमेंट, मतलब ये जो है ना, आपके मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट आप कर रहे हैं उसमें एथिक्स है, ऐसा नहीं है। एथिकल मैनेजमेंट का मतलब ये है किसी भी बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो वहाँ का मैनेजर है उसके अंदर क्या क्या एथिकल क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है ना। द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एथिक्स इन मैनेजमेंट, दैट इज वन शुड रिफ्रेन फ्रॉम बैड प्रैक्टिसेस इन द मैनेजमेंट। जो मैनेजर है ना उसको बैड प्रैक्टिसेस से दूर रहना चाहिए, इसको बोलते हैं एथिकल मैनेजमेंट। देयर आर
no legal rules or laws formulated for this purpose. Instead, the ethics code is assembled by the company to guide its manager. जो उनके मैनेजर हैं, किसी भी कंपनी में जो मैनेजर है, देखिए यहाँ पे कंपनी की बात हम इसलिए करते हैं एथिक्स में ना, कि जो एथिक्स का विकास हुआ है दोस्तों वो हुआ है वेस्टर्न वर्ल्ड में, और वेस्टर्न वर्ल्ड में एथिक्स का जो ज़्यादा रोल प्ले होता है वो होता है बिजनेस में, ठीक है ना। गवर्नमेंट में उतना ज़्यादा एथिक्स का बहुत ज़्यादा फोकस होकर के डेवलपमेंट नहीं किया गया है, और यही वजह है कि हमारे पास जो बुक्स हैं, जो सोर्सेज हैं, सब वेस्टर्न राइटर्स के हैं, और वहाँ पे इस तरह से जो आप कह सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेस कारपोरेट्स हैं, उनके हिसाब से हम एथिक्स को पढ़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि हम यहाँ पे मैनेजर क्यों पढ़ रहे हैं, हम तो भाई आईएएस बनने जा रहे हैं, हम तो जो है एसडीएम डीएम बनने जा रहे हैं, तो हम बिजनेस वाले क्यों पढ़ रहे हैं। बिजनेस वाला इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे सोर्सेज जो है वो वेस्टर्न है, और वेस्टर्न में बिजनेस को ध्यान में रख करके वहाँ पे एथिक्स का जो डेवलपमेंट किया गया है, ठीक है ना। अगला एक कॉन्सेप्ट है सोशल वेलबींग। इट इम्प्लाइज हेल्दी रिलेशनशिप, सोशल स्टेबिलिटी एंड सोशल पीस। किसी भी समाज में हेल्दी रिलेशनशिप का मतलब ये है कि आपसी सामंजस्य है और आपसी बहुत ज़्यादा घनिष्ठता है समाज के लोगों में, और लड़ाई झगड़ा समाज में बहुत कम हो रही है, तो इसको हम हेल्दी रिलेशनशिप बोलते हैं। सोशल स्टेबिलिटी मतलब ये कि जो समाज है वो स्टेबल है, उसमें बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं है। उसके बाद शांति बनाए रखें, तो इसको हम बोलते हैं सोशल वेलबींग्स। अगर हम इसमें सोशल वेलबींग्स के कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले सोशल हेल्थ आता है, मतलब ये कि हेल्दी सोशल कनेक्शन, मित्रता है। सोसाइटी में जितने लोग हैं आपस में लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, पीसफुली रह रहे हैं, मित्रता है, तो इसका मतलब कहा जाएगा कि सोशल हेल्थ अच्छा है। उसके बाद सोशल स्टेटस, नेचर एंड पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है ना। सोशल स्टेटस कंपोनेंट इसलिए है क्योंकि अगर सोसाइटी में गैप बहुत ज़्यादा है अमीर और गरीब में, मतलब किसी के पास बहुत ज़्यादा है और किसी के पास बिल्कुल नहीं है, तो वह सोसाइटी एक तो स्टेबल नहीं होगी, पीसफुल नहीं होगी, झगड़े लड़ाई होंगे, तो जो सोशल हेल्थ की बात हम कर रहे हैं वही गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो दूसरा कंपोनेंट है वो सोशल स्टेटस है। सोशल स्टेटस यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन, या फिर आप इस कह सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद सोशल इक्वलिटी, इसका मतलब ये कि जो अमीर गरीब और जो आप कह सकते हैं कि डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, सब में एक समानता है। किसी को भी उसके धर्म के आधार पर, उसके जाति के आधार पर भेदभाव करके अलग नहीं किया जा रहा है, तो यह माना जाएगा कि वो सोशल इक्वलिटी है। सोशल स्टेटस और सोशल इक्वलिटी में यह अंतर है कि जो सोशल स्टेटस है वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है, और जो सोशल इक्वलिटी है वो समाज में प्रचलित जो चीज़ें हैं उसको बेस बना करके काम करता है। उसके बाद सोशल नॉर्म्स, ये भी एक कंपोनेंट है कि सोशल नॉर्म्स अगर अच्छे हैं, एथिकल हैं, तो सोसाइटी जो है स्टेबल रहेगी, पीसफुल रहेगी और हेल्दी रिलेशंस होंगे। इट मीन्स हैविंग फैमिली एंड फ्रेंड टू सपोर्ट यू, मतलब ये कि सोशल वेलबींग का मतलब ये है कि आपके पास अच्छी खासी फैमिली भी है और अच्छे खासे फ्रेंड्स भी हैं सोसाइटी में, जो आपको सपोर्ट करते हैं और आप उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। इट गिव्स ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, पर्पस एंड सोशल इंक्लूजन। बिलोंगिंगनेस मतलब ये कि आप बहुत ही सहज भाषा में कह सकते हैं कि मैं इस समाज से बिलोंग करता हूँ, मतलब मैं इंडियन हूँ। उसके बाद यह एक आपको उद्देश्य देता है उस पूरे समाज में, क्योंकि अच्छा रिलेशन है, ठीक है ना, सभी समाज, उस समाज के सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं, तो उनका जो गोल होगा वो भी एक ही होगा, ठीक है ना। इसमें ज़्यादातर लोगों का जो गोल है उसमें कुछ जो और लोग हैं उनका भी गोल यही हो जाएगा। तो मतलब ये कि अगर सोशल हेल्थ अच्छा है, कनेक्शन अच्छा है, तो आपको पर्पज भी मिल जाएगा जीवन जीने का, समाज में रहने का। उसके साथ साथ सोशल इंक्लूजन तो करता ही करता है, क्योंकि ये हर किसी को एक साथ लेकर के चलने की बात करता है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई सोशल वेलबींग की। अभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों हमारा वो है एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप। तो इसमें जो पहला हम देखते हैं, देखिए प्राइवेट और पब्लिक रिलेशनशिप का मतलब ये हुआ, ये है व्यक्तिगत रूप से और ये है प्रोफेशन के रूप से। मतलब ये कि अगर आप डीएम हैं, आप एसडीएम हैं, उस समय आपका एथिक्स किस बात पे निर्भर करता है और आपका एथिक्स कैसा होना चाहिए। और दूसरा, आप व्यक्तिगत रूप से जब आप अपने घर परिवार के साथ हैं तो उस समय आपका बिहेवियर, आपका एक्शन कितना एथिकल है, कैसा एथिक्स होना चाहिए, ये आपका प्राइवेट है, ठीक है ना।
अब अगर हम देखें इथिक्स इन प्राइवेट रिलेशनशिप, इट मीन्स द इथिक्स ऑफ बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इन डीलिंग विद द पर्सनल रिलेशनशिप। यहाँ पे एक बहुत ही मजेदार एग्जांपल लेकर के आप समझिए, हालांकि यूनिवर्सली लागू नहीं होगा, कहाँ लागू नहीं होगा अभी मैं बता भी दूंगा। प्रेमी और प्रेमिका, ये इससे ज्यादा व्यक्तिगत रिलेशनशिप क्या हो सकता है। प्रेमी और प्रेमिका में भी अगर जो रिलेशन है वो भी नैतिक होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना। अब आगे इसमें देखिए, इट लार्जली इन्वॉल्व्स रिलेशन विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स। ऑब्वियसली फैमिली और फ्रेंड प्रेमिका से ज्यादा प्राइवेट आपका क्या हो सकता है। उसके बाद दे आर बेस्ड ऑन इमोशनल बॉन्ड। थोड़ी सी रूठ गई तो आप रोने लगोगे, थोड़ा सा रूठ गया या फिर थोड़ी देर बाद वो कॉल किया या कॉल रिसीव नहीं किया तो आप चिल्लाने लगोगे। तो कुल मिला के ये इमोशनल होता है और इसका कोई फॉर्मल प्रोसीजर नहीं होता है। आप अपनी प्रेमिका को प्रेम करते हैं और उस प्रेम को आप एक्सप्रेस करते हैं, तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आपके अपने तरीके हो सकते हैं। इसका कोई प्रोसीजर नहीं है कि हर बंदे को फूल लेकर ही जाना है, ठीक है ना। तो ये एक प्रोसीजर नहीं होता है, ये आपका एक इमोशनल कनेक्शन होता है, इमोशनल बॉन्ड होता है जो कि आपके इथिक्स को डिफाइन करता है, ठीक है ना। आप इमोशनली एक्शन लेते हैं, इमोशन आपके एक्शन को कंट्रोल करता है आपके प्राइवेट रिलेशनशिप में, प्राइवेट एथिक्स में, ठीक है ना। रिलेटिवली परमानेंट, यहाँ पे प्रेमिका वाला जो है ना, प्रेमिका वाला यहाँ पे हटा दीजिए, यहाँ पे प्रेमिका वाला एग्जाम्पल काम नहीं करेगा, यहाँ पे आप फैमिली को रख लीजिए, क्योंकि प्रेमिका वाला हो सकता है कि परमानेंट ना हो, 2 4 6 साल का ही हो। तो ये जो रिलेशनशिप होता है, ये जो बिहेवियर होता है, ये लगभग परमानेंट होता है। आप अपनी मम्मी से आज जितना प्यार कर रहे हैं, आज के 100 साल बाद भी उतना ही प्यार करेंगे, ठीक है ना। आप अपनी फैमिली को जितना आज प्रेम कर रहे हैं, आज के 100 साल बाद भी प्रेम उतना ही करेंगे। हाँ, यहाँ पे परमानेंट वाले को हटा दीजिए। फिर अगर दूसरा वाला जो टॉलरेंस वाला, ये ज्यादा से ज्यादा टॉलरेबल होता है, यहाँ पे वापस प्रेमिका वाला ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये वाला ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपकी प्रेमिका या आपका प्रेमी कोई गलती कर देता है रिलेशनशिप में, तो आप उसको एक बार क्षमा करने की कोशिश करते हो, ये टॉलरेबल होता है। तुरंत नहीं उसको सजा दे देते हो, तुरंत नहीं फांसी पे चढ़ा देते। एटलीस्ट फांसी का मतलब यहाँ पे ब्रेकअप ही समझ लो। तो आप नहीं, तुरंत नहीं कहते हो कि आपने ऐसा कर दिया ब्रेकअप, काम खत्म, या फिर आप ये काम करोगे तो आपको जो है ब्रेकअप करना पड़ेगा, आप ऐसा पहले से डिफाइन नहीं करते। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टॉलरेंस ज्यादा है गलतियों का, ठीक है ना। इम्परफेक्शंस के लिए टॉलरेंस ज्यादा होता है, कहाँ पे, प्राइवेट रिलेशनशिप में, ठीक है ना। अब इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, ऑब्वियसली लॉयलिटी, आप कितने लॉयल हैं अपनी फैमिली के लिए, आप अपने जो भी प्रेमी प्रेमिका है उनके लिए कितने आप लॉयल हैं, इस पे आपका जो रिलेशन है वो, इस पे जो आपकी नैतिकता है वो डिपेंड करती है। उसके बाद प्रेम, ठीक है ना, प्रेम आपका कैसा है, कितना गहरा है, तो ये भी आपकी एथिक्स को डिटरमाइन करता है। अफेक्शन, लगाव कितना है। उसके बाद विश्वास कितना है, भरोसा कितना है आपको अपनी फैमिली पर, आपको अपने फ्रेंड पर, आपको अपनी प्रेमी या प्रेमिका पर। यह डिपेंड करता है कि आपका इथिकल जो एक्शन होगा, जो आपका एक्शन होगा वो कितना इथिकल होगा, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। इनफैक्ट जो प्राइवेट रिलेशंस होते हैं वह इन सब चीजों पे डिपेंड करते हैं, लॉयल्टी, लव, अफेक्शन और ट्रस्ट पे, ठीक है ना। उम्मीद है कि जो प्राइवेट रिलेशनशिप और एथिक्स की बात थी वो आपको समझ में आ गया होगा। जो जो आपका बिहेवियर है, आपके जो प्राइवेट रिलेशनशिप है उसको डील करने में, उस समय जो आप एक्शंस ले रहे हैं उसको, उस समय का जो एथिक्स है उसको हम बोलते हैं एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशनशिप। एथिक्स इन, अगर पब्लिक रिलेशनशिप की बात करें तो आपका जो एक्शन है वह एक्शन आपके प्रोफेशन की वजह से है। आप जो काम कर रहे हैं, जिस पोस्ट पर हैं, उस पोस्ट की वजह से आप वो एक्शन ले रहे हैं। तो इस समय जो एथिक्स आपको गाइड करेगी, जो नैतिक रूल्स हैं जो आपके बिहेवियर और एक्शंस को गाइड करेंगे, वह होगा एथिक्स इन पब्लिक रिलेशनशिप, ठीक है ना। इट रेफर्स टू द एथिक्स दैट ए पर्सन में अडेयर टू इन रिस्पेक्ट विथ दियर इंटरेक्शन एंड बिजनेस डीलिंग्स इन दियर प्रोफेशनल लाइफ। मतलब एज ए डीएम, एज ए एसडीएम, आपका जो एक्शन है उस समय एज अ डीएम या एसडीएम, जो आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो एक्शन ले रहे हैं, वह जो उस समय जो एथिक्स आपको गाइड करेगा उसको हम बोलते हैं एथिक्स इन पब्लिक रिलेशनशिप, ठीक है ना। पब्लिक रिलेशनशिप आर दोज दैट एग्जिस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ प्रोफेशन आर द पोजीशन वन होल्ड्स इन द प्रोफेशनल लाइफ। आपका जो प्रोफेशन है या फिर उस प्रोफेशन में जो पोजीशन है उसकी वजह से
जो आपका एथिकल रिलेशनशिप है वो एग्जिस्ट करता है। अगर आप इस प्रोफेशन या इस पोजीशन पे नहीं हैं तो आपके लिए वो एथिक्स कोई मायने नहीं रखता है। एग्जाम्पल के रूप में जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर होने की वजह से उनको एक ओथ दिलाई जाती है कि आप किसी भी व्यक्ति को अगर उसकी आवश्यकता है तो आप इलाज करने से मना नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो इलाज करने से मना करते हैं तो इसका मतलब वो क्या है, अनएथिकल कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो आप जो है किसी को इलाज करने के लिए किसी का इलाज करने के लिए बाध्य नहीं है, और इसलिए आप जो है अनएथिकल भी नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि पब्लिक रिलेशनशिप में एथिक्स का क्या मतलब है। मतलब ये कि आपके प्रोफेशन और पोस्ट की वजह से जो आपको एथिकल गाइडेंस मिलती है आपके एक्शन के लिए, वह आपका एथिक्स इन पब्लिक रिलेशनशिप है। कोर वैल्यूज अगर हम बात करें पब्लिक रिलेशनशिप का, तो सबसे पहला है एडवोकेसी। मतलब ये कि आप अगर किसी ऐसे पोस्ट पर हैं, इस तरह से समझ लीजिए कि आप एसडीएम हैं या डीएम हैं, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों की समस्याओं को एक्सपोज करें और उन समस्याओं का समाधान करें। ठीक है ना। आप इस ड्यूटी से आप अपने आप को हटा नहीं सकते। अगर आप अपने आप को इस ड्यूटी से हटा रहे हैं, ठीक है ना, तब आप जो है कहे जाएंगे कि आप अनएथिकल हैं। उसके बाद आप अपने ड्यूटी के प्रति ईमानदार रहिए। सेल्फलेस, आपका अपना कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली आप जैसे जैसे सर्विस में आगे बढ़ते हैं तो आपको एक्सपीरियंस मिलता रहता है, अनुभव मिलता रहता है, और उस हिसाब से आप कार्य करते हैं। अकाउंटेबिलिटी एंड ओपननेस, आप जो है अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी अपने आप को मानिए, और उसके साथ साथ ओपननेस रखिए। लोगों को बताते रहिए कि भाई ये कार्य हम क्यों कर रहे हैं, यह एक्शन हम क्यों ले रहे हैं, यह डिसीजन हम क्यों ले रहे हैं। ठीक है ना। देखिए ये जो अकाउंटेबिलिटी है, ओपननेस है, सेल्फलेसनेस है, ऑनेस्टी है, ये सब अभी हम लोग अलग से भी इसको डिफाइन करेंगे, अलग से भी इसको पढ़ेंगे। उसके बाद लॉयलिटी, आप अपने जिम्मेदारियों के प्रति लॉयल रहिए, आप अपनी ड्यूटीज के प्रति लॉयल रहिए। और स्पिरिट ऑफ सर्विस, आपके अंदर कार्य करने का एक स्पिरिट होनी चाहिए, एक लगाव होना चाहिए, एक कह सकते हैं दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आपको जो भी कार्य दिया जा रहा है आप उसको करिए, अगर नहीं करते हैं तो आपका एक्शन अनइथिकल है। उसके बाद फेयरनेस एंड जस्टिस, आपके एक्शंस में फेयरनेस रहिए, रहना चाहिए। मतलब ये कि आप इक्वली सबको ट्रीट करिए। आपको जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जो रूल्स के हिसाब से जो जरूरी हैं, आप वही कार्य करिए। ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो है फेयरनेस और जस्टिस को कह सकते हैं। एक कमेटी है, ये कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये फोर्थ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको बोलते कहा गया नोलन कमेटी। इन्होंने जो है, आगे हम जब सिविल सर्विसेज के वर्च्यूज पढ़ेंगे वहां पे भी आपको ये देखने को मिलेगा। इवन जब हम गवर्नेंस कर रहे थे तो वहां पे भी हम इनकी चर्चा किए थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पब्लिक लाइफ में कुछ अपने प्रिंसिपल्स दिए हैं, 7 प्रिंसिपल्स हैं कि अगर आप पब्लिक लाइफ में हैं तो आपको आपके एक्शंस को गाइड करने के लिए 7 प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने चाहिए। ठीक है ना। उसमें 7 प्रिंसिपल्स में एक तो सबसे पहले यही है कि आप जो है सेल्फिश मत बनिए, स्वार्थ को किनारे रखिए, इंटीग्रिटी रखिए। मतलब आप कह सकते हैं कि एक साथ लेकर के सारे काम को चलिए, आप ईमानदार रहिए। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी और इम्पार्शियलिटी, आप किसी भी तरह का इम्पार्शियल व्यवहार मत करिए। ठीक है ना। आप भेदभाव मत करिए। अकाउंटेबल रहिए, आप अपने एक्शंस के प्रति ओपन रहिए, ऑनेस्ट रहिए, और लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये जो नोलन कम्युनिटी का एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल्स को हम आगे चलकर भी पढ़ेंगे कि जो सिविल सर्विसेज हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनके जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, उनके जो वैल्यूज हैं, क्या क्या होते हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि इथिक्स इन पब्लिक रिलेशनशिप क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। जो पब्लिक रिलेशनशिप है, जो अभी हमने यहाँ पे देखा कि ये सब 7 प्रिंसिपल्स थे, इन्हीं प्रिंसिपल्स को थोड़ा सा ब्रॉड करके अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ मैगजिम्स, मतलब कि मैगजिम्स का मतलब होता है थ्योरी, तो वो थ्योरी दी गई है। जैसे कि मैगजिम ऑफ लीगलिटी एंड रेशनलिटी, मतलब कानूनी तौर पर वो सही होना चाहिए और रेशनल होना चाहिए आपका डिसीजन और एक्शन। उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, आप अपने कार्य के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहिए, अकाउंटेबल रहिए। फिर उसके बाद वर्क कमिटमेंट, कार्य करने का एक कमिटमेंट आपके अंदर होना चाहिए, एक्सीलेंस होना चाहिए। फिर उसके बाद फ्यूजन ऑफ द आइडियाज एंड गोल्स होना चाहिए। आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके ऑफिस में जितने भी लोग हैं, उनके पास जो भी आइडियाज हैं सबको एक साथ मिला करके आप काम करिए। ठीक है ना। फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिव रहिए, कोई भी कहीं पे भी आपकी जरूरत है तो आप तुरंत उसको रिस्पॉन्स कीजिए।
फिर उसके बाद रिजिलियंस रहिए, मतलब रिजिलियंट रहिए, मतलब ये कि आप जो है ना एकदम अकड़ू अफसर की तरह मत रहिए कि हमको यही करना है। सिचुएशन के हिसाब से आप अपने आप को बदल लीजिए। फिर उसके बाद यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब ये हुआ कि आपका एक्शन हमेशा ऐसा एक्शन होना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा बेनिफिट कर सके, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाए, आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए। उसके बाद मैक्सिम ऑफ द कंपैशन बट विदाउट ब्रेकिंग लॉज एंड सिस्टम। आप जो है कंपैशनेट रहिए, मतलब दयावान रहिए, लेकिन इतनी भी दया मत दिखाइए कि जो कानून बनाया गया है देश का या फिर जो सिस्टम है आप उसके अगेंस्ट खड़े हो जाइए, ठीक है ना। तो आप कंपैशनेट रहिए, आप दयावान रहिए, लेकिन इतनी भी दया मत दिखाइए कि आप कानून तोड़ दीजिए। फिर उसके बाद हमेशा आपको नेशनल इंटरेस्ट में काम करना चाहिए, जो आपका राष्ट्रीय महत्व की चीज़ है, जिससे राष्ट्र का विकास हो सके, वो काम करना चाहिए। उसके बाद हर किसी को जस्टिस देने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहना चाहिए। और ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी, मैक्सिमम ऑफ द ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी, मतलब ये आपका जो एक्शन है वह क्यों है, कब है, कहाँ से है, ये सब सारी चीज़ें लोगों को पता होनी चाहिए, तो उसको हम ट्रांसपेरेंट एक्शन बोलेंगे। उसके बाद इंटीग्रिटी, ईमानदारी से काम करिए, जो जरूरी है वही काम करिए, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये सब सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, और यहाँ पे जो भी यहाँ से रिलेट करके क्वेश्चंस आएंगे आप उसको कर लेंगे। दोस्तों एक डिमांड थी कि टॉपिक खत्म करने के बाद कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे इंक्लूड करके उसको डिस्कस करें। तो मैं आपको बता दूं कि अभी हम फर्स्ट टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, और इसमें सारे ये सब टॉपिक्स हैं। जैसे ही फर्स्ट टॉपिक खत्म होगा, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन वैल्यू का। तो वो खत्म होने के बाद इस पहले टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं 2018, 19, 20 तक, वो सब क्वेश्चंस हम यहाँ पे दे देंगे, और उसमें एक आध क्वेश्चन हम डिस्कस भी कर लेंगे अगर टाइम परमिट करेगा। फिर उसके बाद आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा और फिर देखिएगा कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कोई डिमांड है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में हमको लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर टुडे।